हेलो दोस्तों, मेरा नाम है रहनुमा और मैं आपका स्वागत करती हूँ जीएस स्टडी कॉर्नर पे। दोस्तों, आज हम इतिहास पढ़ेंगे। इतिहास में हम प्राचीन भारत के इतिहास के बारे में पढ़ेंगे। तो आज का जो टॉपिक है आपका बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज का जो टॉपिक है आपका जहां से आपके बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, तरह तरह के क्वेश्चंस बनते हैं, उन सारी चीजों को इस वीडियो में कवर करेंगे। तो आज का टॉपिक आपका है गुप्त साम्राज्य। तो आप जानते हैं गुप्त साम्राज्य से बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, जैसे कि आपके गुप्त साम्राज्य से रिलेटेड जो शासक हैं उनके बारे में क्वेश्चन बनता है। और आप ये भी बात जानते हैं कि जब प्रीवियस ईयर उठाकर देखेंगे तो गुप्त साम्राज्य से आपको एक या दो क्वेश्चन आपको जरूर ही मिलते हैं। ठीक है, तो आज हम सारी चीजों को कवर करेंगे। आपकी इस वीडियो में गुप्त साम्राज्य से संबंधित जो शासक है उनके बारे में बात करेंगे। इसके अगले आपकी एक वीडियो आएगी जिसमें क्या होगा, गुप्त साम्राज्य का जो प्रशासन था उसके बारे में बात करेंगे। और साथ ही साथ जो आपकी बुक्स थी, आप जानते हैं वहां पर क्या था, बुक्स बहुत सारी लिखी गई थी कालिदास के द्वारा, तो उन बुक्स को कवर करेंगे। और गुप्त साम्राज्य के समय में बहुत सारे मंदिरों का निर्माण हुआ था, क्योंकि गुप्त जो काल है स्थापत्य काल का स्वर्ण काल कहा जाता है, तो उसमें मंदिरों का जो निर्माण हुआ वहां से भी आपके बहुत ज्यादा क्वेश्चंस बनते हैं, तो उसको भी हम कवर करेंगे। तो चलिए हम अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो आपका टॉपिक हम बात कर रहे थे गुप्त साम्राज्य की। तो बात करें अगर गुप्त साम्राज्य की स्थापना किसके द्वारा की गई, तो श्री गुप्त ने 240 ईसा में क्या किया था, गुप्त साम्राज्य की स्थापना की थी। अगर इनके समय की बात करें तो 240 से 280 तक का जो समय है वो श्री गुप्त के समय का है। ठीक है, तो बात करते हैं श्री गुप्त ने स्थापना की थी गुप्त साम्राज्य की। अगर बात करें संस्थापक, तो संस्थापक गुप्त साम्राज्य का संस्थापक कौन होता है, तो आपका आंसर हो जाएगा श्री गुप्त ने की थी। ठीक है, आगे पता चलेगा आपको। देखिए प्रयाग प्रशस्ति, तो प्रयाग प्रशस्ति ये वही इलाहाबाद वाला प्रयाग प्रशस्ति की बात है जिसमें समुद्रगुप्त के समय में लगवाया गया था। तो उससे हमें जानकारी प्राप्त होती है, उससे प्रयाग प्रशस्ति में इनका नाम जो है श्री गुप्त का नाम सबसे ऊपर मिलता है। इससे ये पता चलता है कि श्री गुप्त के द्वारा गुप्त साम्राज्य की स्थापना की गई होगी। ठीक है, तो इससे हमें जानकारियां प्राप्त होती हैं, क्योंकि इतिहास को जानने का कुछ वही तरीके हैं आपका, या तो आपके साहित्य से पता चलता है या फिर आपके पुरातात्विक खोजों से पता चलता है। ठीक है, आगे हम देखेंगे आगे का जो इसका बेटा कौन होता है, तो इसका पुत्र होता है श्री गुप्त का पुत्र घटोत्कच होता है। घटोत्कच की बात करें तो 280 से लेकर 319 तक का जो समय है वो किसके नाम है, घटोत्कच के नाम है गुप्त साम्राज्य में। ठीक है, तो घटोत्कच से देखिए बहुत ज्यादा क्वेश्चंस नहीं बनते, जहां से क्वेश्चंस बनते हैं उसी चीजों को कवर करेंगे। ठीक है, और आप इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं तो आप किसी भी प्रैक्टिस सेट को जब आप सॉल्व करेंगे गुप्त साम्राज्य से संबंधित, तो आप बेशक सारे क्वेश्चंस को आप सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो चलिए घटोत्कच की बात करें तो घटोत्कच ने क्या किया था, घटोत्कच के समय में यानी घटोत्कच ने महाराजा की उपाधि धारण की थी। तो याद कर रखेंगे महाराजा की, गुप्त साम्राज्य में महाराजा की उपाधि धारण करने वाला प्रथम शासक कौन था, तो घटोत्कच हो जाएगा। और ये क्या था, श्री गुप्त का उत्तराधिकारी बना था। कभी कभी ऐसे पूछा जाता है श्री गुप्त का उत्तराधिकारी कौन बनेगा, तो कौन बनता है, घटोत्कच बनता है। पहली बार महाराजा की उपाधि धारण करने वाला कौन था, तो घटोत्कच था। ठीक है, आगे चलेंगे चंद्रगुप्त प्रथम की बात करेंगे। तो चंद्रगुप्त याद रखिएगा ये चंद्रगुप्त प्रथम है। इससे पहले मौर्य साम्राज्य पड़ा था, वहां पर पता था कि चंद्रगुप्त मौर्य था, वहां पे चंद्रगुप्त मौर्य है, जबकि यहाँ पे चंद्रगुप्त प्रथम के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो याद रखेंगे गुप्त वंश का जो गुप्त साम्राज्य है उसका प्रथम महान सम्राट याद रखेंगे। जब बात करें प्रथम की तो प्रथम महान सम्राट कौन था, तो गुप्त साम्राज्य का, क्योंकि ये शासक आप जानते हैं इसके पॉइंट्स हम क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा इनके अच्छे कामों के बारे में जानकारी प्राप्त नहीं होती है, लेकिन क्योंकि इसका समय अच्छा था इससे जानकारी आपको अच्छी प्राप्त होती है, इसलिए उन चीजों को भी हम कवर करेंगे। तो चंद्रगुप्त का जो समय था 319 से 335 ईसा तक का समय है। गुप्त वंश का प्रथम महान सम्राट था। कैसा था, प्रथम महान सम्राट था। और ये इसने क्या किया था, अपने साम्राज्य को बढ़ाने के लिए इसने विवाह किए थे। तो लिच्छवी की राजकुमारी से विवाह इसने किया था। ठीक है, आगे देखेंगे गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक, क्योंकि भाई संस्थापक तो ये है गुप्त है, श्री गुप्त है, लेकिन वास्तविक सही रूप से अगर हम देखें तो गुप्त वंश की स्थापना या स्थायित्व कौन देगा,
तो कौन देगा? चंद्रगुप्त प्रथम देगा। इसलिए इसे क्या कहते हैं? गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक के रूप में भी जाना जाता है। पूछा जाता है गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक कौन है, तो आपका आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त प्रथम। और इसके समय की एक महत्वपूर्ण है जिससे आपके हमेशा ही आपका क्वेश्चन बनता है, तो कौन सा है? 319 ईसा में गुप्त संवत चलाया। तो गुप्त संवत किसके द्वारा चलाया गया? तो याद रखेंगे आपका आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त प्रथम ने, जो गुप्त साम्राज्य का एक शासक था, उसने 319 ईसा में गुप्त संवत की स्थापना की थी। ठीक है, आगे चलेंगे। ये कैसा था? प्रथम प्रतापी शासक था। प्रथम आपका कह सकते हैं महान सम्राट था, क्योंकि इसकी शक्तियां काफी थी, इसकी शक्तियों में विस्तार हुआ था। ठीक है, और इसने साम्राज्य को बढ़ाने का काम किया था, इसीलिए इसको क्या कहते हैं? वास्तविक संस्थापक के रूप में भी जानते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं समुद्रगुप्त के बारे में। समुद्रगुप्त को कौन है? ये वही समुद्रगुप्त है जिसे भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है। ठीक है, तो आगे देखते हैं चंद्रगुप्त का उत्तराधिकारी कौन बनता है? चंद्रगुप्त जो प्रथम था, इसका उत्तराधिकारी कौन बनेगा? तो उत्तराधिकारी था कौन? समुद्रगुप्त था। ठीक है, और 335 ईसा में राजगद्दी पर इसने बैठा था, अपने राज्याभिषेक कराया था। ठीक है, आगे चलेंगे। ये कैसा था? सबसे प्रतापी शासक। तो आप बोलोगे मैम आपने अभी तो ये बताया कि ये था, अब ये है, तो याद रखना ये प्रथम, यहाँ पे प्रथम शब्द लगा है। प्रथम प्रतापी शासक कौन था? तब आपका आंसर होगा चंद्रगुप्त प्रथम। लेकिन अगर सबसे ज्यादा जितने भी थे उन सब में सबसे ज्यादा की बात करें तो सबसे ज्यादा कौन हो जाएगा? सबसे प्रतापी शासक समुद्रगुप्त हो जाएगा। ठीक है, इसको और क्या कहते हैं? भारत के नेपोलियन के नाम से किसे जाना जाता है? तो भारत के नेपोलियन के नाम से समुद्रगुप्त को जाना जाता है। आगे हम देखेंगे। इसने देखिए या आपके क्वेश्चंस किस तरह से बनते हैं, देखिए इसमें क्या पूछा जाता है? गुप्त साम्राज्य से उपाधियां पूछी जाती हैं, क्योंकि राजाओं के बहुत ज्यादा कामों के बारे में जानकारी प्राप्त होती नहीं है, लेकिन उन्होंने कौन कौन सी उपाधियां धारण की थी उनके बारे में अच्छी जानकारी मिलती है। तो उपाधियों के बारे से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो याद रखेंगे भाई, उपाधि है तो अभी हमने कहा कविराज की उपाधि, तो कविराज की उपाधि धारण करने वाला शासक कौन था? तो कविराज की उपाधि धारण करने वाला कौन था? तो याद रखेंगे समुद्रगुप्त के द्वारा कविराज की उपाधि धारण की गई थी। आगे देखेंगे अश्वमेध कर्ता और विक्रमांक, परम भागवत, और इसने 3 और अन्य उपाधियां ली थी। कौन कौन सी उपाधियां ली थी? तो ध्यान देंगे, तो ध्यान दीजिए, अश्वमेध कर्ता, विक्रमांक और परम भागवत जैसी इसने उपाधियां धारण की थी। ठीक है, आगे चलेंगे। हम देखेंगे प्रयाग प्रशस्ति। ये प्रयाग प्रशस्ति जो अभिलेख है वो इसी के समय में, याद रखेंगे जिस तरह से आपका अशोक का अभिलेख कई मिलते हैं, इसका एक फेमस अभिलेख है। कौन सा है? प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख। तो पूछा जाता है प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख किससे संबंधित है? तो समुद्रगुप्त से संबंधित है। चलिए अब इसमें क्या मिलता है? प्रयाग प्रशस्ति का निर्माण इसी के समय में हुआ था। तो इसका निर्माण का जो था, इसका हरिशेन एक मंत्री था। ठीक है, हरिशेन एक कवि भी था और इसके समय में एक रहता था, और इसी के द्वारा क्या किया गया था? तो प्रयाग प्रशस्ति का निर्माण किया गया था। याद रखेंगे इसका निर्माणकर्ता कौन था? हरिशेन मंत्री भी था और एक कवि भी था। तो हरिशेन के द्वारा प्रयाग प्रशस्ति का निर्माण किया गया था। और ये कैसा था? हरिशेन जो व्यक्ति था ये कौन था? ये इसका दरबारी कवि था। कैसा कवि था? दरबारी कवि था। ठीक है, और ये किसके दरबार में रहता था? हरिशेन किसके दरबार में रहता था? कभी कभी क्वेश्चन ऐसे बनता है, हरिशेन किसके दरबार में रहता था? तो किसके दरबार में रहता था? समुद्रगुप्त के दरबार में रहता था। चलिए आगे देखेंगे। प्रयाग प्रशस्ति में देखिए, प्रयाग प्रशस्ति इसी के समय का अभिलेख है। तो प्रयाग प्रशस्ति से हमें जानकारी किसकी प्राप्त होगी? तो जाहिर सी बात है समुद्रगुप्त की जानकारी हमें प्राप्त होगी। ठीक है, तो प्रयाग प्रशस्ति में समुद्रगुप्त की जो जीत का वर्णन मिलता है। समुद्रगुप्त ने कितनी जीतें की थी, कितने जीता था उसने, तो उसकी जीत की वर्णन कहाँ से प्राप्त होता है? तो हमें प्रयाग प्रशस्ति के अभिलेख से प्राप्त होता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। इसने क्या किया था? इसने देखिए आर्यवर्त के 9 शासकों को और दक्षिणाव्रत के, यानी आपको भारत उत्तर वाला एरिया था उसे आर्यव्रत कहते थे, तो आर्यवर्त के 9 शासकों को और दक्षिणाव्रत के 12 शासकों को इसने क्या कर दिया था? पराजित किया था। देखिए कितनी सारी इसकी जीत की बात हो रही है। तो इसने आर्यवर्त के 9 शासकों और दक्षिणाव्रत के 12 शासकों को पराजित इसने किया था। आगे और भी पॉइंट्स देखेंगे, आगे चलेंगे हम, क्योंकि इसने इतनी सारी जीतें की थी इसलिए तो भारत का नेपोलियन कहते हैं और सबसे प्रतापी शासक भी कहते हैं। चलिए आगे देखते हैं। समुद्रगुप्त जो था विष्णु का उपासक था, तो विष्णु धर्म को मानने वाला कौन था? तो याद रखेंगे समुद्रगुप्त विष्णु धर्म का, वैष्णव धर्म का मानने वाला था। ठीक है, इसीलिए जो है
आपके गुप्त साम्राज्य में बहुत ज्यादा मंदिरों का निर्माण हुआ है। इससे पहले आपको मंदिरों की ज्यादा जानकारी प्राप्त नहीं होती है, ठीक है। तो समुद्रगुप्त ने विष्णु का उपासक था और ये कैसा था, संगीत प्रेमी था। तो संगीत को प्रेम करने वाला था, संगीत प्रेमी था। और उसके सिक्कों पर ये हमें कैसे पता चलता है कि गुप्त साम्राज्य में समुद्रगुप्त जो है वो क्या है, आपका संगीत प्रेमी है। तो ये जानकारी कहाँ से मिलती है भाई, क्योंकि उसके समय में सिक्के चलवाए गए थे और उन सिक्कों पर उसे क्या करते दिखाया गया था, तो समुद्रगुप्त को उन सिक्कों पर उसे वीणा वादन यानी वीणा बजाते हुए दिखाया गया था, ठीक है। आगे देखेंगे परम भागवत, ये देखिए ध्यान दीजिए। तो परम भागवत की उपाधि धारण करने वाला, तो परम भागवत की उपाधि धारण करने वाला प्रथम शासक कौन बना था गुप्त साम्राज्य में, तो याद रखेंगे परम भागवत की उपाधि धारण करने वाला समुद्रगुप्त बना था शासक, ठीक है। कौन कौन सी उपाधि करी थी, कविराज, अश्वमेधकर्ता, विक्रमांक, परम भागवत। परम भागवत वो है, परम भागवत को धारण करने वाला, उपाधि धारण करने वाला प्रथम गुप्त शासक था, ठीक है, याद रखेंगे। आगे चलेंगे, हम चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में बात करेंगे। तो चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में बात करें तो 375 से लेकर आपका 415 तक का ईसा का समय किसके नाम है, तो चंद्रगुप्त द्वितीय के समय का है, जो गुप्त साम्राज्य में जाना जाता है इसका समय, ठीक है। आगे देखेंगे समुद्रगुप्त का क्या था, ये उत्तराधिकारी बना था, क्योंकि भाई देखिए इसका उत्तराधिकारी ये बन रहा है, इसका उत्तराधिकारी ये बन रहा है और इसका उत्तराधिकारी ये बन रहा है, इस तरह से कहानी आपकी चलती रहती है। तो समुद्रगुप्त का उत्तराधिकारी कौन बनेगा, तो चंद्रगुप्त द्वितीय बनेगा। और इसका जो गद्दी की अगर बात करें तो 380 ईसा में ये गद्दी पर बैठा था। अच्छा आगे देखते हैं, विक्रमादित्य की उपाधि धारण करने वाला कौन था, तो याद रखिएगा विक्रमादित्य का आपने नाम सुना होगा। तो विक्रमादित्य कोई और नहीं बल्कि चंद्रगुप्त द्वितीय ही था, जो विक्रमादित्य की इसने उपाधि धारण की थी, ठीक है, याद रखेंगे। और विक्रमादित्य की उपाधि धारण कब की थी, तो याद रखेना शकों पर विजय प्राप्त करने के पश्चात उसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी, शकों पर विजय प्राप्त करने के पश्चात, ठीक है। आगे देखेंगे और याद रखेंगे, आपने सुना होगा मुगल दरबार में अकबर के समय में 9 रत्नों की जानकारी हमें मिलती है कि 9 रत्न उसके दरबार में रहते थे। लेकिन मुगलों से पहले 9 रत्न कहाँ रहते थे, प्राचीन समय में प्राचीन कौन सा शासक ऐसा था जिसके समय में क्या रहते थे, 9 रत्न रहते थे। तो याद रखेंगे 9 रत्न किसके दरबार में रहते थे, पहले प्राचीन समय में, प्राचीन इतिहास में किसके समय रहते थे, तो चंद्रगुप्त द्वितीय या चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के समय में रहते थे। तो 9 रत्न रहते थे और 9 रत्न कौन कौन से थे उसको भी देखेंगे, इसमें जो इंपॉर्टेंट है उस पर भी हम बात करेंगे, ठीक है। तो धनवंतरी, एक पहला इसका कौन था, धनवंतरी। तो धनवंतरी जो था वो क्या था, आयुर्वेद का विद्वान था, ठीक है। आगे देखेंगे छपड़क, तो छपड़क क्या था, ये एक बहुत ही बड़ा विद्वान था, ठीक है, या नीतिक भी कह सकते हैं इसको, नीतिक, ठीक है, तो बहुत बड़ा विद्वान या नीतिक था। अगला देखेंगे हम शंकु, तो शंकु कौन था, शंकु ज्योतिष विद्या का बहुत ही बड़ा विद्वान था, ठीक है। आगे देखेंगे वेताल भट्ट, ये क्या था, तांत्रिक विद्या जानता था। अगर बात करें खट्टर वर्पर की बात करें तो ये क्या था, ये कवि था जो इसके दरबार में रहता था और 9 रत्नों में शामिल था, ठीक है। आगे देखेंगे वररुचि कौन था, व्याकरण के ज्ञानी कौन था, वररुचि था। अमर सिंह की बात करें तो अमर कोश का निर्माण करने वाला कौन था, अमर सिंह था। आगे देखेंगे वराहमिहिर, तो याद रखेंगे वराहमिहिर कौन था, खगोलिक वैज्ञानिक, तो खगोल वैज्ञानिक कौन था, वराहमिहिर था। आयुर्वेद वाला कौन था, धनवंतरी था। आगे देखेंगे कालिदास का नाम किसी हाल में नहीं भूलेंगे, क्योंकि कालिदास जो है किसके दरबार में रहता था, तो याद रखेंगे चंद्रगुप्त द्वितीय यानी कि चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के समय में ये कहाँ रहता था, तो दरबार में ये रहता था, ठीक है। अच्छा कुछ और चीजें देख लेंगे, क्योंकि कालिदास से उसकी पुस्तकें बहुत पूछी जाती है गुप्त साम्राज्य से, तो वो हम इसके आगे वाली वीडियो में कवर करेंगे। अभी के लिए आप इतना समझिए, कालिदास जो था वो संस्कृत के महाकवि के रूप में जाना जाता है कालिदास को, ठीक है। तो याद रखेंगे किसको किसको आपको याद रखना है, 5 और ये 6 7 8 और ये 9 रत्न थे। तो इसमें धनवंतरी ये इंपॉर्टेंट है, एक ये पूछा जा चुका है, धनवंतरी आयुर्वेदिक था, ठीक है। और आपका कौन सा इंपॉर्टेंट है, और आपका ये वराहमिहिर वाला, तो वराहमिहिर जो है खगोलिक वैज्ञानिक था। तो याद रखिएगा वराहमिहिर किसके दरबार में रहता था, तो चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में रहता था। वराहमिहिर कौन था, तो खगोल वैज्ञानिक था। गुप्त साम्राज्य का खगोल वैज्ञानिक के नाम से किसे जाना जाता है, तो वराहमिहिर को जाना जाता है। इसी तरह से याद रखेंगे कालिदास कौन था, संस्कृत का महाकवि था, ठीक है। आगे कुछ चीजें और पूछी जाती हैं, उसका नाम ध्यान रखेंगे।
चीनी यात्री फाहियान, आपने फाहियान का नाम सुना होगा। तो फाहियान जो आया था भारत में वो किसके दरबार में आया था? तो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के समय में, चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में फाहियान भारत आया था। अच्छा, फाहियान जो था वो कैसा था? यूनानी यात्री था। आपका कुछ और भी दे देंगे दो चार कहानी बनाकर, तो आपको याद रखना है ये चीनी यात्री था, ठीक है। तो चीनी यात्री था। आगे देखेंगे हम, शकों पर विजय प्राप्त करने के उपलक्ष्य में, देखो शकों पर इसने विजय प्राप्त करी थी। शको जाति एक जाति थी, एक बहुत इससे शकों पर उसने जब विजय प्राप्त की तो क्या किया था उसने? उसके पश्चात अपने आप को कौन सी उपाधि धारण कर ली थी? तो चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य के रूप में अपनी उपाधि धारण की थी, ठीक है। और दूसरा काम एक और किया था। दूसरा काम इसने जब शकों पर विजय प्राप्त कर ली थी तो उसके उपलक्ष्य में, उसकी खुशी में उसने क्या किया था? चांदी के सिक्के चलवाए थे। याद रखना, चांदी के सिक्के चलवाए थे। चांदी के सिक्के गुप्त साम्राज्य में किसने चलवाए? तो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने चलवाए, ठीक है। तो आपके जितने क्वेश्चन आपके चंद्रगुप्त द्वितीय से यानी कि विक्रमादित्य से बन सकते थे उन सारी चीजों को हमने इसमें कवर किया है। चलिए आगे देखते हैं कुमारगुप्त। तो कुमारगुप्त से एक क्वेश्चन है, एक बार नहीं कई दफा क्वेश्चन पूछा जाता है, क्योंकि कुमारगुप्त से एक क्वेश्चन इससे चिपका हुआ है। जब भी कुमारगुप्त आते हैं तो एक ही क्वेश्चन पूछा जाता है। अब कौन सा पूछा जाता है उस पर ध्यान देंगे। तो कुमारगुप्त की बात करें तो 455 से 467, ठीक है, 455 से लेकर 467 ईसा तक का जो समय है वो कुमारगुप्त के नाम है, ठीक है, याद रखेंगे। अच्छा आगे देखते हैं नालंदा विश्वविद्यालय, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा, बहुत दफा पूछा गया है। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसके समय हुई थी, किसके द्वारा करवाई गई थी? तो याद रखिएगा कुमारगुप्त के समय में नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी, याद रखेंगे। अगला देखेंगे, इसके समय में क्या था? हूणों को इसने क्या, हूणों का जो आक्रमण हो रहे थे, हूणों पर विजय किसने प्राप्त किया था? हूणों को पराजित किसने किया था? तो याद रखिएगा कुमारगुप्त के समय में हूणों को पराजित किया गया था, ठीक है। आगे कुछ चीजें और पूछी जाती हैं, जैसे कि आपसे पूछ लिया जाता है अंतिम शासक, गुप्त साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था? तो अंतिम शासक कौन हो जाएगा? विष्णुगुप्त। याद रखेंगे, कुछ चीजें पूछी जाती हैं, जितनी पूछी जाती है वो सारी चीजें इसमें कवर हो चुकी हैं। आपसे पूछा जाए अगर गुप्तों के अंतिम शासक कौन था, तो अंतिम शासक विष्णुगुप्त था, ठीक है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।